नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम अफेयर्स दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। देखिए, अभी चंडीगढ़ के ऊपर एक बिल ले आने की कोशिश की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 131st अमेंडमेंट बिल, लेकिन सेंटर अभी इसको डिनाई कर रहा है, तो इस आर्टिकल को हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर आज इसमें ना बहुत कुछ दिया हुआ था, जैसे कि 16 प्रेसिडेंसीज की बात की गई है, ठीक है, कि टोटल कितने प्रेसिडेंट्स थे। तो आपको पता होगा कि कभी-कभी प्रेसिडेंट और उनके टर्म के बारे में एग्जाम में पूछ लेता है या फिर क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए, तो हम लोग वो भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे के आर नारायणन की बात करी गई है, राजेंद्र प्रसाद की बात करी गई है, ठीक है। फिर इसमें ना प्रेसिडेंट रूल की भी बात करी गई है आर्टिकल 356 के अंतर, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करी गई है, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला आर्टिकल हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में, और 2 दिन इस पे हम लोगों ने कर लिया है। तो आई विल रिकमेंड कि आप जाके पीछे वीडियोस देख लीजिए, 23 वाले में होगा, ठीक है। फिर ना इस पे एक बढ़िया आर्टिकल था कि स्टेट पीसीएस कैसे फॉर्म आया और इसमें क्या-क्या अभी प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा-सा यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के बनने के प्रोसेस को देख लेंगे। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की भी बात करी गई है। फिर 1926 में यूनियन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो लाया गया था, फिर 1935 के एक्ट से इसको परमानेंट कर दिया गया, और इसके मतलब इसमें जो-जो अमेंडमेंट हुए हैं वो सब चीज़ें जैसे आप देखेंगे तो 41st अमेंडमेंट से एज जो था पीसीएस का वो 60 से 62 ईयर्स कर दिया गया था। तो इस सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर है ये 4 लेबर कोड की बात हो रही है, ठीक है। वैसे ये सब आया है पहले, लेकिन इनकी अभी चूंकि सेंटर ने नोटिफाई कर दिया है, तो इसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ना, तो ये अंडर आर्टिकल 240 की बात चल रही है, तो इसको हम लोग देखेंगे, और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट्स की बात चल रही है इसमें, ठीक है। जैसे पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, तो हम लोग थोड़ा सा ना स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट्स को बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले है आर्टिकल 240। तो ये आर्टिकल 240 में क्या कहता है कि ये प्रेसिडेंट को इम्पावर करता है रेगुलेशंस ले आने के लिए, किसके लिए? यूनियन टेरिटरीज। उसमें कौन कौन सा आता है? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो ये याद रखना, आर्टिकल 240 ये क्वेश्चन में दे देगा ना कि विच आर्टिकल्स empowers प्रेसिडेंट टू ब्रिंग रेगुलेशंस फॉर द यूनियन टेरिटरीज, ये सब तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रेगुलेशंस होगा ना, वो लॉज भी हो सकते हैं, जैसे पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, या गुड गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो भी रेगुलेशंस ले आएंगे ना, वो पार्लियामेंट के एक्ट को रिपील या रिप्लेस भी कर सकती है यूनियन टेरिटोरीज के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, स्टेटमेंट में पूछ लेगा। देखो, चूंकि पुडुचेरी विथ लेजिस्लेचर है, मतलब इसके पास अपना लेजिस्लेचर है, तो जिन सब्जेक्ट्स पे ये कानून बनाने के लिए कम्पिटेंट है, उस पे प्रेसिडेंट नहीं ले आएंगे, ठीक है। एंड ये आर्टिकल 240 के अंदर जो भी रेगुलेशंस आते हैं, उसका सेम फोर्स होता है, मतलब सेम इम्प्लीमेंटेशन होता है जैसा कि पार्लियामेंट्री एक्ट्स का होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट्स को देख लेते हैं। इससे हमारा मतलब एक हिस्ट्री का कह सकते हो, या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक जीएस का टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि 1956 में जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया था, उसके कुछ कुछ ग्राउंड्स थे, क्या क्या थे? तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस था, ठीक है। उसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश स्टेट को बनाया गया था। उसके बाद कुछ कुछ ग्राउंड थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस थी, कल्चरल या हिस्टोरिकल आइडेंटिटी थी, इकोनॉमिक वायबिलिटी थी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस थे, एंड पब्लिक डिमांड एंड एथनिक कोहेजन था, ठीक है। लेकिन फाइनली स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 आने से पहले टोटल 4 कमिटीज बनी थी, ठीक है। ये चारों कमिटी को, मतलब 3 कमिटी मेनली थी, ये तीनों कमिटी को याद रखना। धार कमिटी था, एसके धार कमिटी था, ठीक है।
एसके धार कमीशन था 1948 में आया था। ये अपना जब रिकमेंडेशन दिया तो इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के प्रोविजन को कैंसिल कर दिया था, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद जेबीपी कमिटी बनी 1949 में। ये लिंग्विस्टिक्स को बोला ना कि सबसे पहले नेशनल यूनिटी को एश्योर किया जाए, तब उसके बाद लिंग्विस्टिक को प्रायोरिटी दिया जा सकता है। लेकिन फजल अली कमीशन आता है 1953 में। इन्होंने सपोर्ट किया लिंग्विस्टिक बेसिस को, ठीक है, और रिकमेंडेड मेजर रिस्ट्रक्चरिंग, और इसी के थ्रू आप देखोगे कि आया। फिर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1953 से 55 में एक बनी थी, और इसी के थ्रू स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 आया, ठीक है। बाद में आप देखोगे कि शाह कमीशन बना 1966 में, जो कि पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट लेके आया, ठीक है। इसी के अंतर्गत हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी बने थे, ठीक है। अब कुछ कुछ स्टेट्स का ना हम लोग फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि वो मैच में पूछ लेता है। तो सबसे पहले बना था आंध्रा स्टेट, ठीक है, 1953 में। और याद रखना, रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आने से पहले आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। मद्रास से काट के निकाला था तेलुगु एरिया को, ठीक है। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 आया, इसके अंतर्गत 14 स्टेट्स बने एंड 6 यूटीज बनी, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और आंध्र प्रदेश बना मर्ज करके आंध्रा एंड तेलंगाना को, और बाद में 2014 में जाके ये सेपरेट भी हो जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में बना बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट से। नागालैंड 63 में बना। देखो आंध्रा, ठीक है, फिर इसमें 14 स्टेट बन गए। उसके बाद बन रहा है महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट से। नागालैंड आता है उसके बाद 1963 में स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट। हरियाणा आता है 1966 में, और मैंने बताया था इधर कि शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1971 में बनता है। इसको स्टेट, पहले यूटी था, इसको स्टेट में अपग्रेड कर दिया जाता है। रिमेंबर के लिए याद रख सकते हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के समय ये बना था, ठीक है। फिर मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय 1972 में बनते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के तहत, ठीक है। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आके सिक्किम को 1975 में बनाया गया था, ठीक है। ये 22nd स्टेट बना था उस समय, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में बने थे, ठीक है। इनके लिए स्टेटहुड एक्ट पास किए गए थे। गोवा जो बना वो 1987 में बना, ठीक है, गोवा दमन एंड दीव रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ बना 2000 में एमपी रिकॉग्नाइजेशन एक्ट में। देखो 2000 में 3 स्टेट्स बने थे, ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से, झारखंड बिहार से। तेलंगाना बना 14 में, आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, ये 29th स्टेट उस समय बना था। इस समय जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, ठीक है। वो 5 अगस्त 2019 को वो अलग हुआ था, उसका स्टेटस बाइफरकेट किया गया, मतलब वो नल किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखे थे ना दूसरा आर्टिकल प्रेसिडेंट्स वाला, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे लिस्ट है, आप इसको मतलब एक रेफरेंस के लिए ले सकते हो। वैसे हम लोग इसको कर ही लेते हैं। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे, 1950 से 62 तक रहे थे ये, ठीक है। उस समय पीएम कौन थे? नेहरू ही थे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67 तक रहे थे। इनके टेन्योर में नेहरू जी थे, इनका डेथ हो गया था 64 में। फिर शास्त्री जी बने, फिर इंदिरा गांधी जी बनी, ठीक है। फिर जाकिर हुसैन 66 से 69 तक आते हैं, 67 से 69 तक 2 साल के लिए रहते हैं, इंदिरा गांधी रहती हैं। फिर वीवी गिरी 69 से 74 तक के लिए आते हैं, इंदिरा गांधी ही रहती है। फिर एफ ए अहमद आते हैं 74 से 77 तक, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई रहते हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक आते हैं, इसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह रहते हैं, ठीक है, और इंदिरा गांधी भी। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। फिर वेंकट रमन आते हैं 87 में से 92 तक रहते हैं, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव। देख रहे हो 4 पीएम इसमें चेंज होते हैं, ठीक है, 5 साल के टेन्योर में। तो इस समय बहुत ही अनस्टेबल था पॉलिटिकल कंडीशन। और 92 में आपको याद होगा एलपीजी आ गया था, ठीक है। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आते हैं 92 से 97 में, इस समय नरसिम्हा राव रहते हैं, फिर वाजपेयी आ जाते हैं
फिर देवगौड़ा, फिर आई.के. गुजराल। इस समय भी मतलब ये वाला जो पीरियड था ना, ये बहुत ही अनस्टेबल था। उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी, के.आर. नारायणन 1997 से 2000 तक, गुजराल आई.के. गुजराल रहते हैं, फिर वाजपेयी जी हो जाते हैं। फिर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 2002 से 7 तक, इस समय वाजपेयी जी रहते हैं और मनमोहन सिंह जी रहते हैं, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12 तक, इस समय मनमोहन सिंह रहते हैं, ठीक है। फिर प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक, पहले मनमोहन सिंह जी रहते हैं, फिर मोदी जी आ जाते हैं। फिर रामनाथ कोविंद 17 से 22, मोदी जी ही रहते हैं। और फिर द्रौपदी मुर्मू 2022 से 27 तक रहेंगी ये, और मोदी जी हैं अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेसिडेंट रूल में। देखो, प्रेसिडेंट रूल जनरली आर्टिकल 356 के अंदर लगता है। तो देखो, ये बेसिकली इमरजेंसी का ही है, तो 352, 356 एंड 360, ठीक है, अलग अलग है। तो हम लोग बेसिकली 356 की बात करेंगे। आर्टिकल 356 कब लागू होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में फेल कर जाती है, ठीक है। गवर्नर रिपोर्ट करते हैं या फिर सुओ मोटो ले लेता है सेंटर, ठीक है। और इसके प्रोक्लेमेशन के बाद 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की रहती है और 3 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें वो ले आया गया था कि हर 6 महीने पे मतलब वो लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट असेंबली सस्पेंड हो सकती है या फिर डिजॉल्व हो सकती है इस समय में। अब देखो, इससे इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट आई थी 44th अमेंडमेंट। इसमें लिमिटेड एक्सटेंशन की बात करी गई थी, बियॉन्ड 1 ईयर। और 1 ईयर से बियॉन्ड कब हो सकता है एक्सटेंशन? जब नेशनल इमरजेंसी फोर्स में आ जाए या इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि इलेक्शन लेने में अभी कुछ तो डिफिकल्टी है, ठीक है, तभी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक या ज़्यादा तक, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे एस.आर. बोमाई केस 1994 में आया था, ठीक है। इस समय प्रेसिडेंट रूल को ना जुडिशियल रिव्यू के अंदर ले दिया गया था, ठीक है। इसके लिए फ्लोर टेस्ट मैंडेटरी करा दिया गया था और इसका मिसयूज को कर्टेल करने की बात करी गई थी, ठीक है। फिर एक रामेश्वर प्रसाद केस आता है 2006 में। इसमें डिजोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, 2006 वाले में। फिर नबम रेबिया केस आता है 2016 में। तो इसमें बोला गया कि गवर्नर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस में, ठीक है। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस आता है 1975 का, ये है। इसमें एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्री पावर पे लिमिट्स लगा देता है, ठीक है। तो ये 4 केस है जो कि इससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सेंटर स्टेट रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल में मेंशन था। तो देखो, सेंटर स्टेट रिलेशन को हम लोग 3 टर्म्स में बांट सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। ये आपको मेंस के भी आंसर राइटिंग में काम आ जाएगा, अदरवाइज ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेटिव रिलेशंस कहाँ से? 245 से 255 तक है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 255 के बाद 256 आएगा, 256 से 263 तक, ठीक है। और फाइनेंशियल रिलेशन 268 से 293 तक, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब देखो, इसके लिए 3 लिस्ट बनाए गए हैं शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन ले आ देती है तब 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है। आर्टिकल 250 कहता है कि पार्लियामेंट्स पावर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पे पार्लियामेंट का पावर आ जाता है कब? जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है। आर्टिकल 252 जो है, 2 और मोर स्टेट्स कैन रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स जब रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट को कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कानून बना दीजिए, तो पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट पे कानून बना देगा, ठीक है। आर्टिकल 254 कहता है कि अगर रिपंजेंसी क्लाउजेज आते हैं, मतलब ऐसे क्लाउजेज जो कि यूनियन सेंट्रल लिस्ट पे कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो उस केस में यूनियन के लॉ प्रिवेल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव देखोगे तो आर्टिकल 256 में कहता है कि स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि वो कंप्लाई करेंगे यूनियन लॉज से, ठीक है। आर्टिकल 257 कहता है कि यूनियन कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट। आर्टिकल 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, जिसमें टोटल 5 + 1 इंटर स्टेट काउंसिल
बनाने की बात होती है। ये एक वाला जो है ये नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज प्रमोट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, आर्टिकल 312, मतलब ये आर्टिकल 312 से ऑल इंडिया सर्विसेज स्टेब्लिश होता है, ठीक है। यूनियन डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 355 टू प्रोटेक्ट स्टेट्स, तो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियन जो है डायरेक्शंस देती है आर्टिकल 355 को यूज करके स्टेट्स को, ठीक है। फिर आ जाता है फाइनेंशियल रिलेशंस, आर्टिकल 268 से 293 तक। देखो आर्टिकल 268 से 272 देखोगे ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर्स है। 269 ए जीएसटी की बात करता है, ठीक है। फिर 280 जो देखोगे फाइनेंस कमीशन की बात करता है। फिर 282 ग्रांट इन एड्स की बात करता है। जीएसटी काउंसिल 269 बोला था क्या? हाँ 269 वो है, ये 79 काउंसिल की बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इंपॉर्टेंट कमिटीज है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, 4 कमिटी एटलीस्ट याद रखना, और ये चारों हैं ही सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, राजमन्नार कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन सबसे पहले आई थी, इसको अगर क्रोनोलॉजी में भी सजाने के लिए तो सरकारिया, पुंछी, राजमन्नार और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स याद रखना, ठीक है। तो इसने बोला था कि बैलेंस टिल टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव किया जाए, कोऑपरेशन किया जाए स्टेट्स के अमाउंट में, ठीक है। अब फिर पुंछी कमीशन आया था 2007 में, ये गवर्नर्स के डिस्क्रिशन पे थोड़ा लिमिट लगाया था और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ले आया था आर्टिकल 356 में, मतलब ऐसा नहीं बोला था कि किसी तरह उठे और 356 के अंतर प्रेसिडेंट रूल लगा दिए स्टेट में, ठीक है। कुछ इसका ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। फिर राजमनर कमेटी जो आई थी 1969 में, ये स्टेट्स के मतलब पावर को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया था और सेंट्रल डोमिनेंस को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। एआरसी जो आया था वो सेंटर स्टेट मैकेनिज्म को रीस्ट्रक्चर करने का रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स हैं, जैसे एसआर बोमाई केस फिर से आता है 1994 में, ये फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया था, ठीक है। तो फेडरलिज्म को मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में आई थी, इसने बोला था कि यूनियन ठीक है, यूनियन के पास सुपरमेसी है बट फेडरलिज्म एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। फिर एनसीआरडब्ल्यूसी रिकमेंडेशन कुछ कुछ लेकिन बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। नबम रेबिया केस था, ये गवर्नर पे पावर पर लिमिट लगा दिया था लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस में। फिर केशवानंद भारती केस पता ही होगा, फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया था। फिर आरसी पौडियाल केस आया था, वो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म को वैलिड बोला था, ठीक है। असिमेट्रिकल देखो, सिमेट्रिकल क्या हुआ कि सेंटर उठ रहा है और सब कुछ इक्वली बांट रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा असिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा ना कि सेंटर पुअरर स्टेट्स को या फिर कुछ ऐसे हैं जिनका टेरिन या जियोग्राफी या फिर मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा ऐड दे रहा है, ठीक है। तो इसी से देखोगे कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत वेरियस स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे ठीक है, जैसे कि 371 अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देता है, ठीक है। तो ये सब। अब यूपीएससी या पीसीएस के फॉर्मेशन का हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1999 भी कहते हैं, इसमें रिकमेंड करा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया के लिए बनाने के लिए, ठीक है। पहले उसका कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज होता था जिसका एग्जाम उधर ही कंडक्ट होता था यूके में, ठीक है। तो पहला पीसीएस सेटअप किया गया था 1926 में जिसका नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके चेयरमैन जो थे सर रॉस बारकर थे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, ये फेडरल पीएससी के लिए वो दे दिया एंड स्टेट पीएससी के लिए, ठीक है। तो यही फेडरल पीएससी जो था ये बाद में यूपीएससी बनेगा और ये स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, डब्ल्यूपीएससी ये सब बन जाएगा, ठीक है। स्टेट पीसीएस जो है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस यूपीएससी इनागुरेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है आर्टिकल 315 के अंतर्गत। फिर स्टेट पीसीएस एस्टेब्लिश, ये भी 315 के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो आर्टिकल 315 जो है ये बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की, ठीक है। 316 कहता है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ चेयरमैन या मेंबर्स। 317 रिमूवल हो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑन द रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 318 में कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड नंबर ऑफ मेंबर्स
डिटरमाइंड बाई, देखो प्रेसिडेंट करेंगे यूपीएससी का, गवर्नर करेंगे पीसीएस का, ठीक है। आर्टिकल 390 कहता है इन एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट एज यूपीएससी मेंबर, मतलब ये इन एलिजिबिलिटी की बात करता है, ठीक है। फिर 320 में फंक्शंस की बात करता है, 321 में फंक्शन को के एक्सटेंशन की बात करता है, 322 में देखो इसके जितने भी चेयरमैन है, इसका जितना भी खर्चा होता है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होता है, ठीक है। आर्टिकल 323 में एनुअल रिपोर्ट सबमिशन करना होता है, यूपीएससी प्रेसिडेंट को करता है और स्टेट पीसीएस गवर्नर को करता है, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ पावर है, वही सब कंडक्ट रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज के लिए, एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वगैरह, सर्विस मैटर्स पे एडवाइस देता है, रिक्रूटमेंट रूल्स बनाता है, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी मैटर्स को यही देखता है। फिर मतलब ये जो भी यूपीएससी एंड पीसीएस बोर्ड्स हैं, ठीक है। फिर एडवाइज करता है कंपनसेशन ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के समय अगर इंजरीज हो जाती है तो उसका क्या कंपनसेशन देना है। कंसल्टेशन इशूज को मैनेज करता है, ठीक है। और यूपीएससी का एडवाइस बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट पे, ठीक है। रिमूवल देखोगे तो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत। इसमें ग्राउंड्स हैं कुछ कुछ, जैसे कि इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज, अनफिट ड्यू टू द इन्फॉर्मिटी, मिसबिहेवियर। और ये मिसबिहेवियर प्रूफ होगा कब, जब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट देगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस का कुछ कुछ गारंटीज हैं इनको, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होता है इनका एक्सपेंसेस, फिक्स टेन्योर होता है और एससी इंक्वायरी के बाद ही रिमूवल होता है, ठीक है। और सर्विस का कंडीशन जो है वो अपॉइंटमेंट के बाद सडनली चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी एक्स वाई जेड चेयरमैन है, ठीक है, और जो भी सर्विस रूल है वो अप्लीकेबल है, लेकिन पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट जनरली अगर कोई रूल बनाती है, अमेंडमेंट ले आती है, तो इन पे लागू नहीं होगा, नेक्स्ट जो चेयरमैन आएंगे एबीसी उन पे लागू होगा, ठीक है। तो यही है। अब 4 लेबर कोड्स जो इंपॉर्टेंट है, देखो ये कोड ऑन वेजेज है ना, ये 2019 में ही आया था, इसको नोटिफाई अभी किया जा रहा है। ये 4 एक्ट्स को रिप्लेस किया, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रिमनरेशन एक्ट, ठीक है। ये नेशनल फ्लोर वेज को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें नेशनल लेवल पे एक फिक्स कर दिया जाएगा, उतना ही सबको देना होगा, ठीक है। अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉय इन ऑल सेक्टर्स। टाइमली पेमेंट इंश्योर करता है, जेंडर पैरिटी इन वेजेज एंड बोनस प्रोविजंस को इंश्योर करता है, ठीक है। ये कोड ऑन वेजेज है। फिर दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये 2020 में आई थी। ये 3 एक्ट को मर्ज करता है, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को, ठीक है। ये डिफाइन करता है स्ट्राइक, और स्ट्राइक को के लिए 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा हर इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। और मतलब थ्रेशोल्ड करता है कि 300 वर्कर से ज़्यादा आप ले ऑफ या क्लोजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए नेगोशिएटिंग काउंसिल या यूनियन बनाने की बात करता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आएगा ना कि ये सब कोर्स ले आने की क्यों जरूरत थी। अब देखो यहाँ 4 एक्ट है, यहाँ 3 एक्ट है, यहाँ 9 एक्ट है, यहाँ 13 एक्ट है, मतलब टोटल को काउंट करोगे तो अप्रॉक्स 25 प्लस एक्ट्स हैं, ठीक है। अब कोई भी कंपनी जब इंडिया में एस्टेब्लिश कर रही है ना, तो उसको मतलब ये कोड्स को पढ़ने में हालत खराब हो जा रहा है, इम्प्लीमेंट करने में हालत खराब हो जा रहा है। तो सेंटर अभी कोशिश कर रही है कि इसको सिंप्लीफाई करके 4 मेजर में बांट दिया जाए, ठीक है। इससे क्लैरिटी रहेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी और कॉरपोरेट को थोड़ा सा मतलब वो मिलेगा, क्या कर सकते हो, इंसेंटिव मिलेगा और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, दोनों में, वे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों में, ठीक है। तो अब तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, ये 2020 में आई थी। ये 9 एक्ट्स को मतलब कंसोलिडेट करते हैं, ईपीएफओ का आप सुनते होंगे, ईएसआई, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेटुइटी, ये सब को, ठीक है। इसमें गिग वर्कर्स को भी शामिल करती है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल करती है। नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने की बात करती है, पर्टिकुलरली अनरिकॉग्नाइज सेक्टर के लिए, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नेट को प्रपोज किया गया है कि सोशल सिक्योरिटी मतलब वही पेंशन मिले या रिटायरमेंट के बाद कुछ भी तो रिकॉग्नाइज किया जाए एटलीस्ट। अगर ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो जाती है, जैसे देखो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में 13 एक्ट्स को ये भी मर्ज करता है,
जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये सब को। फिर एस्टेब्लिशमेंट में सिंगल रजिस्ट्रेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। और ये नॉर्म सेट करता है, जैसे वर्किंग आवर्स कितना होगा, 8 घंटे, 12 घंटे। हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करता है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्रोविजंस ले आता है, ठीक है। अब प्रोविजन बनाए हुए है कि फ्री हेल्थ चेकअप्स होगा एंड सेफ्टी कमिटीज बनेगी हेल्थी, मतलब वो वर्कर्स के हेल्थ के लिए, ठीक है। तो देखो अभी जो है 350वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है। तो उस रिलेटेड बहुत सारा आर्टिकल आ रहा है, तो हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा सिखिज्म के बारे में भी पढ़ लिया जाए। तो देखो अभी इस पे और भी आर्टिकल आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग अभी सिख गुरुज को देख लेते हैं, क्योंकि अभी गुरु तेग बहादुर का 350वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ, हॉलीडे टुमारो टू मार्क मार्टरडम ऑफ सिख गुरु, 350th शहीदी पर्व, मतलब पूरब लिखा हुआ है, ऑफ गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इनके सिख गुरुज के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जीएस का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछता है। तो देखो फर्स्ट गुरु कौन थे, गुरु नानक देव, इन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया एंड करतारपुर कम्यून को स्टेब्लिश किया, ठीक है। जापजी साहब को कंपोज किया और एक ओंकार का एम्फसाइज किया, इक्वालिटी, रिजेक्शन ऑफ कास्ट। अंगद देव आते हैं, सेकंड गुरु रहते हैं, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को डेवलप करा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने डेवलप करे, तो अंगद देव ने, ठीक, अंगद देव ने, ठीक है। गुरु नानक के टीचिंग्स को इन्होंने कंपाइल करा एंड लंगर ट्रेडिशन फॉर्मली इन्होंने ही सेट करा था, ठीक है। तो अंगद देव को याद रखना, ठीक है। अमरदेश आते हैं, अमरदास, गुरु अमरदास, ये पंगत, कम्युनिटी डाइनिंग को एंड मांझी सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, सती को अपोज करा, ठीक है, एंड वुमेन्स राइट को प्रमोट करा। एंड बाउली एट गोइंदवाल इन्होंने ही एस्टेब्लिश करा। फिर रामदास आते हैं, तो मतलब ठीक है, ये फोर्थ गुरु रहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। अर्जन देव याद रखना, गुरु अर्जन देव, ये आदि ग्रंथ 1604 में इन्होंने ही कंपाइल करा था, हरमंदिर साहब इन्होंने कंप्लीट करा था एंड फर्स्ट सिख मार्टर थे ये, ठीक है। इनका जहांगीर के रूल के समय इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था अर्जन देव को, ठीक है। फिर गुरु गोविंद सिंह आते हैं, गुरु हरगोविंद आते हैं, ठीक है। ये सिक्स्थ गुरु रहते हैं, ये मीरी पीर डॉक्ट्रिन मतलब एस्टेब्लिश करते हैं, अकाल तख्त इन्होंने ही बनाया, ठीक है। फिर गुरु हर राय आते हैं, इन्होंने सिख मिलिट्री को स्ट्रेंथन करा, ठीक है। हर्बल गार्डन एंड क्लिनिक को ये मेंटेन करे। फिर हरकिशन सिंह आते हैं, हरकिशन आते हैं, गुरु हरकिशन सिंह, एट्थ गुरु, ये इनको बाला पीर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा बाला पीर किनको कहते हैं, एट्थ गुरु हरकिशन सिंह, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु आते हैं, ये मार्टार्ड फॉर डिफेंडिंग रिलीजियस फ्रीडम ऑफ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित के रिलीजियस फ्रीडम को डिफेंड करते हुए इनका मतलब शहादत हो गया था। ये आनंदपुर साहिब को इन्होंने ही फाउंड किया, और पंथ साहिब में इन्होंने हाइम्स को कंपोज किया था, ठीक है। और 10वें गुरु आते हैं महेंद्र सिंह खालसा, अभी इन्हीं का चल रहा है, तेग बहादुर गुरु का चल रहा है। फिर गुरु गोविंद सिंह आते हैं, ये खालसा पंथ को इन्होंने एस्टेब्लिश करा। फिर 5 के को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, वो कृपान, केस, ये सब चीज़ें। फिर 10म ग्रंथ इन्होंने ही कंपोज करा था, और गुरु गोविंद साहिब को इटर्नल गुरु इन्होंने 1708 में डिक्लेयर करा था, ठीक है। तो अभी पूछोगे ना कि गुरु 11th गुरु कौन है, 12th गुरु कौन है, 15th गुरु कौन है, 50th गुरु कौन है, तो सब है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। मतलब वो जो ग्रंथ है अब नाउ दैट इज गुरु, ठीक है। और इन्होंने मुगल एम्पायर और हिल चीफ से बहुत इन्होंने फाइट करा था, ठीक है। तो आज में हमारा इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और पहले भी वीडियोज है, देखो इसमें ना डेट्स पे मत जाओ कि हाँ 22-21 नवंबर का है, 17 नवंबर का है। हम लोग हर दिन न्यूज़पेपर से ना जीएस एंड करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेदर यू आर वाचिंग द वीडियो ऑफ 25th नवंबर, बट सेवन वीडियो ऑफ 17th नवंबर इज ऑल्सो हाईली रेलेवेंट फॉर यू, ठीक है। तो आप इसको जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।